हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एम के रेजा आपको सामान्य विज्ञान पोर्शन पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा मंथन किताबों की दुनिया में अपने आप में ब्रांड बना हुआ है, जिसका प्रकाशन 1984 से लगातार हो रहा है। हमारे एडिटर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल के द्वारा जो है स्ट्रेटजी भी दी गई थी शुरुआत में, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। उसी क्रम में एक नया आयाम जो है जोड़ा गया है, क्योंकि बदलते ट्रेंड के अनुसार जो है हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ नया ट्रेंड में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हुई है, जो कि 100 डे स्ट्रेटजी के रूप में दिखाई दे रही है। यानी 100 दिन का कोर्स है, जिसमें आपका संपूर्ण पीटी का कोर्स जो है पढ़ाया जाएगा, जिसमें मैं सामान्य विज्ञान पोर्शन को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रूपरेखा कि सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, हमको क्या नहीं पढ़ना है। इस पोर्शन को पढ़ाने के साथ ही टॉपिक वाइज विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की सॉल्विंग भी मैं करवाऊंगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको यथासंभव प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। लेक्चर आप सुनेंगे, साथ में लिखने की भी कोशिश करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और साथ में नोट्स भी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो देखिए, सामान्य विज्ञान में मोटे तौर पर 3 सेगमेंट जुड़े हुए हैं। एक है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और तीसरा पोर्शन है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो सामान्य विज्ञान में 3 पोर्शन हैं आपके। एक है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, तीसरा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। जीव विज्ञान के भी 2 पोर्शन आपको दिखाई देंगे। एक का नाम है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और दूसरे का नाम है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो यहाँ पे अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 पोर्शन हो गए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जंतु विज्ञान से पूछे जाते हैं। यानी जूलॉजी वाला पोर्शन जो होता है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का कार्य करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन निकल के आते हैं भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसके बाद वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन, और इसके बाद जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और यह आकलन जो दिया गया है विगत 10 वर्षों के एनालाइज करने के बाद दिया है। आयोग ने नहीं लिखा है कि इसका पोर्शन ही ज़्यादा आएगा। यानी 10 वर्षों के क्वेश्चन जब सॉल्व किए गए तब जाके पता चला कि किस सेगमेंट से कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। यानी सबसे पहला पोर्शन जो पढ़ेंगे हम लोग जंतु विज्ञान ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला यही है। क्योंकि जंतु विज्ञान जब पढ़ते हैं तो जीवधारी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान को भी साथ में पढ़ लेंगे। यानी पहला सेगमेंट जो होगा आपका जीव विज्ञान का होगा। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है रसायन विज्ञान की चर्चा करेंगे। यह क्लास आपका लगभग मान के चलिए 50 से 55 डेज का होगा, जिसमें पूरा का पूरा प्री वाला टॉपिक आपका कंप्लीट करवाया जाएगा बाकायदा क्वेश्चन की सॉल्विंग के साथ। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पे आते हैं और पहला सेगमेंट लिखते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं जीव विज्ञान। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा विज्ञान जो किससे संबंधित होगा, जीवों से संबंधित होगा, उसे जीव विज्ञान कहा जाएगा। तो जीव विज्ञान की परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं
जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क एवं जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 में किया गया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क एवं जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा सन 1801 में किया गया था। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे मानते हैं? अरस्तु को। तो हमने कहा कि जीव विज्ञान क्या है? ऐसा विज्ञान है जो जीवधारियों से जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क एवं जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 में किया गया था। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। सजीव यानी लिविंग, निर्जीव यानी नॉन लिविंग। तो जब भी हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो सजीवों का ही अध्ययन करते हैं। यानी ऐसे जीवधारी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जो भोजन का निर्माण कर सकते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रह सकते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं, जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन्हीं को हम सजीव के रूप में देख रहे होते हैं। और जिनमें ये सब गुण नहीं होते हैं उसको हम निर्जीव के रूप में देखते हैं। तो जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं और जीवधारी मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं। एक जीवधारी ऐसा होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे कि पेड़ पौधे। एक जीवधारी ऐसा है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे कि पेड़ पौधे। और दूसरे जीवधारी ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरों से प्राप्त करते हैं। यानी दूसरा जीवधारी ऐसा है जो भोजन को क्या करता है? दूसरों से प्राप्त करता है, जैसे कि जंतु। तो देखिए यहाँ पे जीवधारी को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक ऐसा है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है यानी पेड़ पौधे। दूसरा ऐसा है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके दूसरों से प्राप्त कर रहा है, जैसे कि जंतु यानी एनिमल। एक जीवधारी ऐसा है जो गतिहीन है। गतिहीन है यानी स्थिर है, एक ही स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, जैसे कि प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी जो होती है कैसी होती है? स्टेबल होती है, एक ही स्थान पर स्थित रहती है। दूसरा जीवधारी ऐसा होता है जो गतिशील होता है, जैसे कि जंतु। जंतु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य को ही देख लें तो मनुष्य कैसा होता है? गतिशील होता है, यानी पैर का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाता है। यही कारण है कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं दिखाई देती हैं। यानी जीवधारी जो है मोटे तौर पर दो प्रकार के दिखाई दिए, इसलिए जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जिसमें से एक का नाम है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और दूसरे का नाम है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो देखिए अब यहाँ पे जीव विज्ञान की दो शाखाएं दिखाई दी, एक का नाम जंतु विज्ञान और दूसरे का नाम वनस्पति विज्ञान। तो अब यहाँ देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा विज्ञान जो जंतुओं से जुड़ा होता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। लेकिन कैसे जंतुओं से जुड़ा रहता है? जो जीवित अवस्था में हैं और जो मर चुके हैं।
ऐसा विज्ञान जो जंतुओं से तो जुड़ा है, लेकिन कैसे जंतुओं से जुड़ा है? जो जीवित अवस्था में है और जो मर चुके हैं, इन दोनों का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। तो जंतु विज्ञान की परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिविंग एवं नॉन लिविंग एनिमल की स्टडी करते हैं, उसे जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता भी किसे माना जाता है? अरस्तु को। तो अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं और जंतु विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है जंतु इतिहास। जिसका नाम क्या है? जंतु इतिहास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इसमें लगभग 500 प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन किया है। तो अरस्तु की किताब का नाम क्या है? जंतु इतिहास है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया एनिमेलियम बोलते हैं। और इसमें लगभग 500 प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन किया गया है। दूसरी शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक वनस्पति इतिहास यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। हमने कहा थियोफ्रेस्टस की किताब का नाम क्या है? वनस्पति इतिहास। इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार की वनस्पति प्रजातियों का वर्णन किया था। तो थियोफ्रेस्टस की किताब का नाम क्या है? वनस्पति इतिहास है, जिसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार की वनस्पति प्रजातियों का वर्णन किया था। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान का जनरल इंट्रो है और इसकी अब पहली शाखा का अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है? जंतु विज्ञान। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं इसको मार्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और इनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक बार संक्षिप्त में हम रिकॉल करवा देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस के द्वारा सन 1801 में किया गया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन किया था। दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक वनस्पति इतिहास यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार की वनस्पति प्रजातियों का वर्णन किया था। अब आते हैं जंतु विज्ञान। और जब जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो यह ऑर्गन पर आधारित करते हैं, यानी एक एक ऑर्गन को उठाते हैं, जैसे किडनी हुआ, लंग्स हुआ, हृदय हुआ, लीवर हुआ, इन ऑर्गन को उठाते हैं और इसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान जो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मानव से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और अप्लाइड फॉर्म में, यानी हमारे इर्द गिर्द क्या घट रहा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो आपने तो देखा होगा 2020 का साल
2020 कोरोना ग्रसित साल था, तो कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन के रूप में भी पूछ सकता है कि कौन सा वैक्सीनेशन हो रहा है, या फिर कोरोना रोग किससे होता है, कोरोना से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी निकल के जो है आ रहे होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं पहला टॉपिक जंतु विज्ञान का, जिसका नाम है हृदय। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं हृदय। तो देखिए पहले तो रूपरेखा देख लेते हैं कि हृदय में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हृदय क्या है, ठीक है, कहां पर स्थित है, क्या कर रहा है, और जब कार्यों को संपन्न करेगा तो उससे संबंधित कोई ना कोई रोग होगा और उसका कोई ना कोई क्या होगा, उपचार होगा। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर कोई रोग हाईलाइटेड होता है तो निश्चित रूप से वो कंपटीशन में अपना स्थान देता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा सौरभ गांगुली जी को कार्डियक अरेस्ट का दौरा पड़ा था, उनकी एंजियोग्राफी भी की गई और एंजियोप्लास्टी भी संपन्न की गई। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बना सकता है, एंजियोग्राफी पे भी बना सकता है, एंजियोप्लास्टी पे भी बना सकता है और कार्डियक अरेस्ट पे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर कोई चीज़ करंट में हाईलाइटेड है तो कहीं ना कहीं वह हमारे कंपटीशन में एग्जाम के रूप में क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रही होगी। तो चलिए हृदय के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो हृदय को पढ़ने के पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टर्मिनोलॉजी याद रखना है। पहला है कार्डी। कार्डी शब्द जहाँ पे भी आता है वह हृदय से संबंधित होता है। कार्डी शब्द जहाँ पर भी आता है वह हृदय से संबंधित होता है। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट। ईसीजी एक यंत्र का नाम है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्लिक ग्राफ। तो कार्डी शब्द जहां पे भी आता है वो किससे संबंधित है, हृदय से। तो हमने क्या कहा, कार्डियोलॉजी। देखिए कार्डी शब्द आया, कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए कार्डी शब्द आया। ईसीजी जिसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ऑब्लिक ग्राफ। तो देखिए कार्डी शब्द आया। तो ये शाखा का नाम है जिसमें हृदय का अध्ययन करते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब डॉक्टर को देखते हैं हृदय के विशेषज्ञ को, तो कार्डियोलॉजिस्ट को ही ढूंढ रहे होते हैं। और यंत्र का नाम क्या है, ईसीजी। तो कार्डी शब्द जहाँ पे भी आता है वह किससे संबंधित है, हृदय से। दूसरा है पल्मो। पल्मो शब्द जहाँ पे ही आता है वह फेफड़ों से संबंधित होता है। पल्मो शब्द जहाँ पर भी आता है वह लंग से संबंधित होता है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, कोर पल्मोनेट। तो यहाँ पे पल्मो शब्द जब आ रहा है तो वो किससे संबंधित हो जाता है, लंग से। तीसरा है एनजी। एनजी शब्द जहाँ पे भी आता है वह वाहिकाओं से संबंधित होता है। एनजी शब्द जहाँ पे भी आता है वह वेसल से संबंधित होता है। जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो एनजी शब्द जहाँ पे भी आया वह किससे संबंधित होगा, वाहिका से। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी लिखी हैं। कार्डी शब्द जहाँ पे भी आएगा वह किससे संबंधित होगा, हृदय से। पल्मो शब्द जहाँ पे भी आएगा वह किससे संबंधित होगा, फेफड़ों से। एनजी शब्द जहाँ पे भी आएगा वह किससे संबंधित होगा, वाहिकाओं से। यानी वाहिकाएं होती क्या हैं। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जिसमें कोई तरल पदार्थ बहता है उसे वाहिका कहा जाता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी खोखली संरचनाएं जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस फ्लो करता है उसे वाहिका कहा जाता है। यदि बहने वाला तरल पदार्थ लाल रंग का है
तो उसे रक्त वाहिका कहा जाता है। यदि बहने वाला तरल पदार्थ सफेद रंग का है तो उसे लसिका वाहिका कहा जाता है। तो देखिए, हमने कहा कि वाहिकाएं जो हैं क्या हैं, शरीर में पाई जाने वाली ऐसी खोखली संरचना है जिसमें कोई तरल पदार्थ बहता है। यदि बहने वाला तरल पदार्थ लाल रंग का है तो उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, और यदि बहने वाला तरल पदार्थ सफ़ेद रंग का है तो उसे लिम्फ वेसल्स कहा जाता है। और रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक है धमनी, दूसरी है सिरा और तीसरी है केशिका। धमनी यानी आर्टरी, सिरा यानी वेंस, केशिका यानी कैपिलरी। और इन्हीं का ही अध्ययन यहाँ पे करना है। यानी जब भी हृदय की चर्चा आती है तो रक्त वाहिकाओं का ही योगदान होता है। और ये कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। धमनी यानी आर्टरी, वेंस यानी सिरा और कैपिलरी यानी केशिका। सबसे पहले चर्चा करते हैं धमनी की। तो देखिए, हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार और। धमनी यानी आर्टरी, सिरा यानी वेंस, केशिका यानी कैपिलरी। 3 टर्मिनोलॉजी के अध्ययन यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखते हैं धमनी क्या है। धमनी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती हैं, धमनी कहलाती हैं। धमनी ऐसी संरचनाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती हैं, तो कहाँ ले जाएंगी? अंगों तक। यानी धमनी ऐसी संरचना है जो रक्त को हृदय से दूर अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं, उन्हें धमनी कहा जाता है। और इनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय के संदर्भ में शुद्ध रक्त से आशय ऑक्सीजन युक्त रक्त से है, और अशुद्ध रक्त से आशय ऑक्सीजन विहीन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से है। तो आपको ध्यान रखे रहना है कि जब भी कहा जाए कि प्योर ब्लड किसके संदर्भ में? हृदय के संदर्भ में, तो आंसर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड, तो आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हृदय के संदर्भ में शुद्ध रक्त से आशय ऑक्सीजन युक्त रक्त से है, और अशुद्ध रक्त से आशय ऑक्सीजन विहीन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से होता है। तो धमनी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर अंगों तक ले जाती हैं। इनमें शुद्ध रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और यह रक्त हृदय से फेफड़ों की ओर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और यह रक्त हृदय से फेफड़ों की ओर जाता है। धमनियाँ शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती हैं, और ऊपर से देखने पर नंग आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी संरचना होती है सिरा। सिरा ऐसी संरचना होती है जो रक्त को हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। सिराएं ऐसी संरचना होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर लाने का कार्य करती हैं, तो कहाँ से लाएंगी? अंगों से। और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो हमने बताया कि हृदय के संदर्भ में अशुद्ध रक्त से आशय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। लेकिन पल्मोनरी वेंस एक अपवाद होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और यह रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर जाता है। पल्मोनरी वेंस एक अपवाद होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और यह रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर जाता है। सिराएं जो होती हैं पतली बाल वाली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और शरीर में ऊपर की ओर स्थित होती हैं।
तो देखिए धमनियों में कैसा रक्त बहा, शुद्ध रक्त, सिराओं में अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी वेन्स में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। धमनियाँ जो होती हैं शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, शिराएँ जो होती हैं शरीर में ऊपर की ओर स्थित होती हैं। इसके अलावा शिराएँ जो होती हैं इनमें बाल्ब पाए जाते हैं। शिराएँ जो होती हैं इनमें कपाट यानी बाल्ब पाए जाते हैं, परंतु धमनियों में बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिराओं में बाल्ब है बट आर्टरी में बाल्ब नहीं पाया जाता है। तीसरी संरचना होती है केशिका यानी कैपिलरी। केशिका वह स्थान होता है जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। केशिका वह स्थान है जहाँ पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, और यह विनिमय जो होता है विसरण विधि के द्वारा होता है। यह विनिमय किस विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि यानी डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है यह सूक्ष्म सिरा से होते हुए हृदय में पहुंचता है, हृदय से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंचता है। जब लंग्स में पहुंचता है तो हम श्वसन क्रिया करते हैं। जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। यानी यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ भी विनिमय होगा और श्वसन मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हृदय में पहुँचेगा, हृदय से होते हुए धमनी के द्वारा अंगों में पहुँचेगा और यह अंगों को ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा और लगातार ये चक्र चलता रहता है। इस दौरान हृदय ने क्या किया, क्या रक्त को शुद्ध किया? नहीं किया। क्या रक्त को अशुद्ध किया? नहीं किया। शुद्ध रक्त मिला सो पंप कर दिया, अशुद्ध रक्त मिला सो पंप कर दिया। यानी हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना होता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन है हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना। दूसरा क्वेश्चन है हृदय के संदर्भ में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो हृदय के संदर्भ में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, फेफड़ों में होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है कि ऑक्सीजन के संदर्भ में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो भी आंसर क्या होगा, फेफड़ा। लेकिन तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, किडनी। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी होगा। लेकिन अगर टर्म कंडीशन लगा हुआ क्वेश्चन आ गया है कि हृदय के संदर्भ में, ऑक्सीजन के संदर्भ में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आंसर सदैव क्या होगा आपका, फेफड़ा होगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये 3 संरचनाएं थीं, एक धमनी, दूसरी सिरा और तीसरी केशिका। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकलते इसको भी देख लें। पहला क्वेश्चन, धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी वेन्स। वह कौन सा स्थान है जहाँ पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, केशिका। यह विनिमय किस विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। हृदय के संदर्भ में शुद्ध रक्त से आशय क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। हृदय के संदर्भ में अशुद्ध रक्त से आशय क्या है, ऑक्सीजन विहीन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। और हृदय के संदर्भ में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो फेफड़ों में होता है। इतने क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से निकल के आते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक हृदय पर।
चलिए मेन टॉपिक हृदय पे आते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय एवं उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय एवं उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी हृदय विज्ञान कहते हैं। और हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है और कार्डी शब्द जहाँ पे भी आता है वह हृदय से संबंधित होता है। मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के मीजोडर्म से होती है, यानी शरीर में 3 प्रकार की लेयर का निर्माण होता है, जिसमें से एक का नाम है मीजोडर्म, दूसरे का नाम है एंडोडर्म, तीसरे का नाम है एक्टोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर कहलाती हैं जो कि भ्रूण अवस्था में बनती हैं और इन्हीं के माध्यम से होल बॉडी के होल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, यानी पूरे शरीर के समस्त अंगों का निर्माण जो होता है इन्हीं 3 लेयर में से किसी न किसी के माध्यम से होता रहता है। तो मनुष्य के हृदय का निर्माण भ्रूण अवस्था के मीजोडर्म से होता है, जो 4 से लेकर के 4.5 हफ्ते में बनके तैयार हो जाता है, जो 4 से लेकर 4.5 हफ्ते में बनके तैयार हो जाता है और कार्य करना प्रारंभ कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है, जिसका वजन लगभग 300 से लेकर के 350 ग्राम के मध्य होता है। जिसका वजन लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम के मध्य होता है। मनुष्य का हृदय बक्षीय गुहा में उपस्थित होता है। मनुष्य का हृदय कहाँ उपस्थित होता है? बक्षीय गुहा यानी थोरेसिक कैविटी। तो देखिए बच्चों, नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा, इसलिए मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो आप लोग लिखते जाएंगे तो एक कंप्लीट आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा और चीज़ें याद भी होती जाएंगी। आप सोचिए कि वीडियो एक बार देख लिया तुरंत याद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है, या तो 10 बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे हम समझाते हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिए। तो चलिए, हमने कहा कि मनुष्य का हृदय कहाँ उपस्थित होता है? बक्षीय गुहा में। तो शरीर की अगर संरचना देखें, सबसे ऊपर सिर, सिर के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे पसलियों का चैम्बर होता है। इसी पसलियों के चैम्बर को टर्मिनोलॉजी में बक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और थोरेसिक कैविटी का निर्माण जो होता है इस 37 अस्थियों से होता है, यानी हमारे शरीर में टोटल अस्थियों की संख्या 206 है। इन 206 अस्थियों में 37 अस्थियाँ जो होती हैं बक्षीय गुहा का निर्माण करती हैं, जिसमें शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन यानी कोमल अंग उपस्थित होते हैं। मनुष्य का हृदय बक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में शंक्वाकार खोखली संरचना के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में शंक्वाकार खोखली संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जिसकी बाहरी संरचना को देखने पर सबसे बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है। जिसकी बाहरी संरचना देखने पर सबसे बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदयावर्णी झिल्ली, पाई जाती है, जिसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यानी हृदयावर्णी तरल कहा जाता है। और यही तरल जो होता है हृदय की अन्य अंगों से घर्षण से रक्षा करने का कार्य करता है। यानी हृदय की जब बाह्य संरचना को देखते हैं तो सबसे बाहर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाई जाती है,
जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है और यही फ्लूइड जो होता है हृदय की अन्य अंगों से घर्षण से रक्षा करने का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय कार्डियक टिश्यू से बना होता है। मनुष्य का हृदय कार्डियक टिश्यू यानी हृदय ऊतक से मिलकर बना होता है। हृदय की जब आंतरिक संरचना को देखते हैं तो अंदर की ओर एक मांसपेशी पाई जाती है। हृदय की जब आंतरिक संरचना को देखते हैं तो अंदर की ओर एक मांसपेशी पाई जाती है जिसका नाम सेप्टम होता है। तो देखिए मांसपेशी यहां से यहां पे है, इस प्रकार से क्लियर दिख रही होगी। यह मांसपेशी जो होती है हृदय को दो भागों में बांट देती है, एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। यानी एक है बायां भाग और दूसरा है दायां भाग। बायां भाग जो है यह शुद्ध रक्त के और दायां भाग जो है यह अशुद्ध रक्त के परिसंचरण से संबंधित होता है। बायां भाग जो होता है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड के और दायां भाग जो होता है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित होता है। तो आपको पता होना चाहिए हृदय में दोनों प्रकार का रक्त भरा हुआ है, शुद्ध रक्त भी भरा है, अशुद्ध रक्त भी भरा है। शुद्ध रक्त किस साइड भरा हुआ है? बाएं साइड। और अशुद्ध रक्त किस साइड भरा हुआ है? दाएं साइड। मनुष्य का हृदय जो है 4 चैम्बर हार्ट के रूप में पाया जाता है। तो एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। यानी एक चैम्बर ए है, दूसरा चैम्बर ए है, तीसरा चैम्बर ए है, चौथा चैम्बर ए है। तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर हार्ट के रूप में पाया जाता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यानी 2 क्या पाए जाएंगे? एट्रियम, ए भी क्या हो जाएगा? एट्रियम। और 2 क्या पाए जाएंगे? वेंट्रिकल, ए भी क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाएं साइड जो वेंट्रिकल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। दाएं साइड जो होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हृदय जो है 4 चैम्बर हार्ट के रूप में है जिसमें 2 एट्रियम पाए जाते हैं और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। बाएं साइड जो उपस्थित होगा उसको बायां एट्रियम कहा जाएगा, दाएं साइड जो उपस्थित होगा उसे दाएं एट्रियम कहा जाएगा। बाएं साइड जो वेंट्रिकल उपस्थित होगा उसे बाएं वेंट्रिकल कहा जाएगा और दाएं साइड जो उपस्थित होगा उसे दायां वेंट्रिकल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो 4 चैम्बर हार्ट के रूप में जो है दिखाई देता है। तो इतना बच्चे जो बताए क्लियर है। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड में किस प्रकार का हृदय जो है पाया जाता है, यानी कितने चैम्बर वाला होता है। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।